हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 67 का बीपीएससी का पीटी बस 7 दिनों में है और 68 का पीटी जो है वो जनवरी में होगा। दरोगा का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम है और काफ़ी स्टेट लेवल्स के एग्जाम्स हैं। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो खैर, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली करंट अफेयर की सीरीज़ जो हम चला रहे थे उसी का पार्ट 3 है। और आज का जो करंट अफेयर होगा वो कल्चर से ज़्यादा रिलेटेड होगा। तो हमने पहला टॉपिक जो आज के लिए चुना है वो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। और अभी तक आप सभी जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में या न्यूज़ में। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया और ये स्टैचू कहाँ पे है? हैदराबाद। अब जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गई, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई को डेडिकेटेड है, उसी तरीके से स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसको डेडिकेटेड है? तो बेसिकली इट कॉमोमरेट्स द ग्रेटेस्ट सेंट श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे हैदराबाद में इंस्टॉल करी जाएगी, बेसिकली करी जा चुकी है और उसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। करेक्ट। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक पॉलिटी का बात बता देता हूँ कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की जब बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी किन किन आर्टिकल्स में मेंशन है? तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 में। और ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली इन बिहार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राइट टू इक्वालिटी के बारे में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रतिमा यहाँ पे इंस्टॉल्ड करी जाएगी, या सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ करी जाएगी, बेसिकली ये इंस्टॉल्ड हो चुकी है, वो भारत देश के अंदर समानता के विचारों का एक प्रतीक होगा और लोगों में समानता की छवि को दर्शाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वो रामानुजाचार्य को क्यों डेडिकेट किया गया है? क्योंकि ही वॉज अ सोशल एंड वैदिक फिलोसोफर। वो क्या थे? सोशल एंड वैदिक फिलोसोफर थे। अब जो उनकी सोशल आइडियोलॉजी थी वो इक्वालिटी थी, क्योंकि वो हमेशा इक्वालिटी को प्रोपेगेट करते थे। राइट, इक्वालिटी को प्रोपेगेट करते। और किस तरीके की इक्वालिटी के? हर तरीके की समानता की बात करते थे, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी की बात हो, सोशल इक्वालिटी की बात हो, इवन वो इन इक्वालिटी को खत्म करना चाहते थे और समानता की बातें करते थे। इसलिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी डेडिकेट किया गया है श्री रामानुजाचार्य को। ठीक है, अब जब हम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो पहले हम कुछ फीचर्स समझ लेते हैं इस स्टैचू की। देखिए, ये जो स्टैचू इंस्टॉल्ड हो चुका है हैदराबाद में वो 206 फीट की है। सिर्फ स्टैचू की जो हाइट है वो 206 फीट की स्टैचू है, पहली बात तो। और ये स्टैचू 216 फीट की जो स्टैचू है वो किस पे इंस्टॉल्ड है? एक 15 फीट बिल्डिंग पे। राइट, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उसके ऊपर, और इस बिल्डिंग का नाम क्या रखा गया है? भद्र वेदी। ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भद्र वेदी। सो बेसिकली क्या होगा कि एक बिल्डिंग है राउंड, ठीक है, मल्टी स्टोरेड है, और उस बिल्डिंग के ऊपर 216 फीट की रामानुजाचार्य की सिटिंग पोस्चर पे उनकी स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है। और ये बिल्डिंग भी खास है, क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग में क्या क्या होंगे? थिएटर है, म्यूजियम है, लाइब्रेरी है। ठीक है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। तो भद्र वेदी में बेसिकली ये सारी चीज़ें होंगे जो रामानुजाचार्य से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे देख सकेंगे। थिएटर में आर्ट फॉर्म्स होंगे, म्यूजियम में उनकी चीज़ें आप जा करके देख सकते हैं, और लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी होगी कि जो भी विजिटर्स वहाँ पे जाएंगे वो इन सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। 54 फीट, और इस 54 बिल्डिंग का नाम क्या है? भद्र वेदी पे उन्होंने। तीसरी फीचर क्या है? ये बेसिकली किस चीज़ से बनी हुई है? पंचलौह, राइट, पंचलौह से। तो इस मेनली क्या है? 5 तरीके की धातुओं का यूज़ किया गया है। क्या? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, राइट, जिंक एंड ब्रास। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। पंचलौह से बनी हुई ये उनकी मूर्ति है, प्रतिमा है। क्लियर? तो ये बेसिकली हो गए इस पर्टिकुलर जो उनकी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है 64 फीट, 54 फीट, भद्रवेदी, पंचलोहा, और पंचलोहा में ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर? ठीक है, ओके। अब देखिए, अब रामानुजाचार्य से इस साल एक न्यूज़ और भी है। क्या है? इनकी एक और स्टैचू बनाई गई है, इस बार इनॉग्रेट की गई है, जिसे क्या कहा जा रहा है? सॉरी, स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ पीस जहाँ पे भी आप देखेंगे समझ जाइएगा कि रामानुजाचार्य की स्टैचू के बारे में बात हो रही है। इसलिए स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे इंस्टॉल्ड किया गया है जिसका इनॉग्रेशन इस साल हुआ है? वो है श्रीनगर। करेक्ट, कश्मीर में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? अमित शाह जी ने। राइट,
अब हमारे होम मिनिस्टर ने। अब स्टैचू ऑफ पीस वहाँ पे इंस्टॉल करने के पीछे रीज़न क्या था कि श्रीनगर में बहुत अशांति है, तो वहाँ के लोग बेसिकली उनको एक इंस्पिरेशन मिल सके कि वो शांति हमेशा बनाए रखें। तो ऐसा ये स्टैचू ऑफ पीस, वैसे ये पहला स्टैचू ऑफ पीस इंडिया का नहीं है, और भी बहुत स्टैचू, और ये बहुत छोटा सा स्टैचू है, बहुत सारे और भी स्टैचू ऑफ पीस अलग अलग जगहों में इंडिया में इंस्टॉल्ड हो रखे हैं, ठीक है। बट आपको याद क्या रखना, रामानुजाचार्य से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि स्टैचू ऑफ पीस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद रामानुजाचार्य, ठीक है। अब थोड़ा सा रामानुजाचार्य के बारे में हम जान लें, जो एग्ज़ाम में और आपके मेडाइवल हिस्ट्री या कल्चर से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो सकता है, ठीक है। अबाउट रामानुजाचार्य, देखिए सबसे पहली बात तो वो 11th सेंचुरी में बॉर्न हुए थे, करेक्ट। और इसी वजह से ये जब इनॉग्रेशन हुआ उस टाइम पे इनका 1000th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा था, 1000 बर्थडे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि इस साल किस सेंट का 1000th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, तो आप बोलेंगे श्री रामानुजाचार्य का 1000th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया इस साल, करेक्ट, 11th सेंचुरी में। और ये किस चीज़ से बहुत ज़्यादा, ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम किन से इंस्पायर्ड थे, अलवार से। अब ये अलवार्स क्या है, ये बेसिकली विष्णु वर्शिपर होते हैं, ठीक है, विष्णु भगवान की, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, वर्शिपर, विष्णु वर्शिपर। और दूसरे कौन होते हैं, नयनार्स, ठीक है, ये शिव भगवान को फॉलो करते हैं। मैं भक्ति मूवमेंट बता ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये विष्णु भगवान से इंस्पायर्ड थे रामानुजाचार्य, और अब इनकी फिलॉसफी जो थी वो इन्हीं की फिलॉसफी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती थी। और ये अलवार और नयनार कौन है, ये बेसिकली भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट थी। भक्ति मूवमेंट यहीं से, इन्हीं के फिलॉसफी से स्टार्ट होती है भक्ति मूवमेंट की, ठीक है। अलवार्स और नयनार्स की फिलॉसफी से स्टार्ट होता है भक्ति मूवमेंट, और भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी, 7th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करके चलूँ पूरे इंटायर इंडिया में, तो 16th सेंचुरी तक भक्ति मूवमेंट फैलती है, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर इनके जो मैसेजेस होते हैं। और भक्ति मूवमेंट से बहुत सारे लीडर एसोसिएटेड हैं, लाइक पहले तो एक तो रामानुजाचार्य मैं यहाँ पे बता ही दिया, कबीरदास हो गए, रामदास हो गए, और भी बहुत लोग थे, लाइक चैतन्य महाप्रभु हो गए, शंकराचार्य हो गए, ये सब भक्ति मूवमेंट के लीडर थे। और सबसे इंपॉर्टेंट लीडर जो थे शंकराचार्य जी, अभी उनके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना, तो ये था इंस्पायर्ड फ्रॉम इतना। अब इन्होंने एक थियरी प्रपाउंड की थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही प्रपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ, इनकी फिलॉसफी का नाम क्या था, विशिष्ट अद्वैता, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, क्वालिफाइड वननेस, क्वालिफाइड। तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर कल्चर से रिलेटेड हो या करंट अफेयर से रिलेटेड भी आए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि विशिष्ट अद्वैता की जो फिलॉसफी थी वो किसने दी थी, तो रामानुजाचार्य ने दी थी। और विशिष्ट अद्वैता का मतलब क्या है, क्वालिफाइड वननेस। यहाँ से मैं आपको देखिए समझाता हूँ याद करने का तरीका, कि अद्वैता, जहाँ द्वैता का मतलब दो, अद्वैता का मतलब एक, इसलिए वननेस, ठीक है। और विशिष्ट का मतलब क्या है, स्पेशल या क्वालिफाइड, कि इसका मतलब यह है, द्वैता का मतलब होता है कि भगवान और इंसान दोनों अलग हैं। जो लोग द्वैता की फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान और इंसान दोनों अलग हैं। लेकिन जो अद्वैता की फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान और इंसान दोनों एक हैं, ठीक है, ये रियलाइज़ करने की चीज़ है। तो जो लोग क्वालिफाइड हैं उस चीज़ के लिए, जिन लोगों ने रियलाइज़ कर लिया कि उनमें और परमात्मा में, आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, वही लोग क्या होंगे, क्वालिफाइड। तो बेसिकली विशिष्ट अद्वैता मतलब क्वालिफाइड वननेस, कि जो लोगों को इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वही लोग क्वालिफाइड वननेस होते हैं, जिसे ये बात पता होती है कि वी आर नॉट बेसिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो विशिष्ट अद्वैता की फिलॉसफी, तो इतनी बात आपको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी या रामानुजाचार्य से याद रखने की ज़रूरत है। क्लियर, ठीक है। मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे श्री शंकराचार्य, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस साल शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य जी महाराज क्यों न्यूज़ में हैं, दो कारणों से। पहला कारण मैं बता देता हूँ, वाई इन न्यूज़, दो कारणों से ये न्यूज़ में है। पहला, इनका जो बर्थ प्लेस है, इनकी बर्थ प्लेस कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि न्यूज़ में है कलादी। अब ये कलादी कहाँ है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, केरला, ठीक
ठीक है, एक बात तो याद रखिएगा। और शंकराचार्य वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भक्ति लीडर थे शंकराचार्य जी महाराज, और इनसे एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ आज आपको जानने को मिलेगा। इनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को आज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, चाहे वो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मेडिवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला न्यूज़ ये था कि इनकी जो बर्थ प्लेस है कलादी, तो केरला गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर प्लेस को भारत सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से क्या डिमांड किया है कि वो इस कलादी प्लेस को किस चीज़ का टैग दे, नेशनल मॉन्यूमेंट का, क्योंकि प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये याद रखिए, नेशनल मॉन्यूमेंट। और ये टैग किस चीज़ के आधार पे दिया जाता है, ये दिया जाता है, आपको भारत का एक कानून है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड और इस पे भी न्यूज़ है, मैं ये भी बताऊंगा आपको, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, राइट, कब का, 2010, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक्ट किन के लिए है, इसी एक्ट से आता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मान्यता प्राप्त होती है, स्टैच्यूरी स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैं बात करूंगा सेपरेटली, स्टैच्यूरी स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। तो केरला की गवर्नमेंट ने कलादी प्लेस को नेशनल मॉन्यूमेंट का टैग के लिए भारत सरकार से डिमांड किया कि ASI बेसिकली इसे नेशनल मॉन्यूमेंट का टैग दे, जिससे क्या हो सके, इस पर्टिकुलर एरिया का रख रखाव हो सके और ये नेशनल इंपॉर्टेंस में गिना जा सके, ठीक है, क्लियर। तो एक बात आप ये याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, क्योंकि मैं आऊँगा इस पर अभी, क्योंकि इस पर करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो रिलेटेड, पहले मैं शंकराचार्य जी को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो इस वजह से न्यूज़ है। अब ये इनका जो प्लेस है कलादी, वहाँ पर एक घाट भी है जिसे क्रोकोडाइल घाट बोलते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल घाट। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी क्या है कि एक बार शंकराचार्य को एक क्रोकोडाइल इनको जकड़ लेते हैं, और क्रोकोडाइल बोलते हैं कि भैया हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सन्यासी नहीं हो जाते, क्योंकि उनकी, शंकराचार्य की माँ की ये विश थी कि वो सन्यास ले ले, रिनाउंस हो जाए। तो जब तक वो नहीं सन्यास की घोषणा कर देते हैं तब तक हम उनके पैरों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से उस पर्टिकुलर प्लेस को क्रोकोडाइल घाट के नाम से जाना जाता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोकोडाइल घाट कहाँ है, तो कलादी में है, दैट इज़ इन केरला। एक करंट अफेयर तो ये, और दूसरा करंट अफेयर जो है कि अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है कि स्टैचू ऑफ वननेस भी बनेगा, ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस भी बनेगा। और ये स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ बनेगा, स्टैचू ऑफ वननेस बनेगा ओमकारेश्वर, ये कहाँ है, MP। तो रिसेंटली MP की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से, इस कैबिनेट ने वहाँ से पास कर दिया कि स्टैचू ऑफ वननेस बनाया जाएगा ओमकारेश्वर, कहाँ पे, MP में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो इन दो कारणों से, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ बनेगा और ये किनसे एसोसिएटेड, और स्टैचू ऑफ वननेस किनको डेडिकेट किया जाएगा, किनको कॉमेमोरेटेड किया जाएगा, शंकराचार्य जी को, ठीक है। तो जब वननेस की बनेगी स्टैचू तो वहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति, स्टैचू इंस्टॉल्ड करी जाएगी, ठीक है, ओमकारेश्वर MP में। तो इन दो कारणों से शंकराचार्य जी न्यूज़ में, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। अब ये तो हो गया करंट कॉन्टेक्स्ट, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं शंकराचार्य जी पे, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। तो शंकराचार्य जी कौन थे, शंकराचार्य जी के बारे में हम बात करते हैं, 7th सेंचुरी। अगेन ये भी सोशल एंड वैदिक फिलोसोफर थे, पहली बात। अब दूसरा, his main contribution, he propagated the idea of alvars and nayanars। मतलब अगर मैं बात करूं आसान भाषा में तो आप ऐसे कह सकते हैं, ही स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के स्टार्ट किन्होंने किया था, इन्होंने किया था। कहाँ से किया था, तमिलनाडु से किया था, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, वहाँ से साउथ इंडिया से इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद ये भक्ति मूवमेंट आपने देखा कि 11th सेंचुरी में रामानुजाचार्य जी इसको आगे और बढ़ाते हैं, फिर 14th सेंचुरी में जाके कबीर जी, गुरु नानक जी, ये सब इनको भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो ठीक है। तो शंकराचार्य जी ने भक्ति मूवमेंट को इनिशियली ये किया। नाउ इनकी जो फिलॉसफी थी, इनकी दो फिलॉसफी थी, ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ, इनकी जो दो फिलॉसफी थी क्या थी, अद्वैता। अब देखिए ये याद रखना, अब अद्वैता इस वजह से इनको डेडिकेट किया जा रहा है, हाँ, वननेस, मतलब परमात्मा और आत्मा दोनों एक हैं, इसलिए इनकी फिलॉसफी थी अद्वैता। इसलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जब बनेगा तो वननेस की बात करेगा, अद्वैता की बात करेगा। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, स्टैचू ऑफ वननेस, दैट मीन्स अद्वैता फिलॉसफी इज गिवन बाय श्री शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य, क्लियर है। और दूसरी जो इनकी फिलॉसफी थी वो फिलॉसफी एग्जैक्टली थी
दंड नॉट दंड, एक्चुअली एक दूसरी फिलोसफी मुझे याद नहीं आ रही है, खैर मैं बता दूंगा आपको तुरंत, ठीक है, अगर मेरे माइंड में अभी आ जाएगा तो। वैसे वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, ऐसे देश नाम है एग्जैक्टली, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। उनकी दूसरी जो फिलोसफी है वो देश नाम है, राइट, ठीक, एग्जैक्टली यही है, देश नाम फिलोसफी। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया शंकराचार्य पे बात। अब हम बात करते हैं कि अद्वैता, द्वैता, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कशन करी शंकराचार्य के बारे में, तो वो द्वैता अद्वैता ये सारी चीज़ें है क्या। लेकिन उससे भी पहले एक और बात मैं बता देता हूँ आपको श्री शंकराचार्य के बारे में। ही सेटअप 4 मठ्स, ठीक है, इन्होंने 4 मठ सेटअप किए थे भारत के 4 दिशाओं में, ठीक है। तो कौन कौन से मठ थे ये आपको याद रखने की चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा जगह बना करके लिख देता हूँ। 4 मठ्स इन्होंने इंस्टॉल किए थे भारत के 4 दिशाओं में, करेक्ट। ये मठ इनका जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में था ज्योतिर्मठ, ठीक है, ज्योतिर्मठ कहाँ पे, बद्रीनाथ, दैट इज इन उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा जो मठ यहाँ पे था वो था गोवर्धन, गोवर्धन मठ, ठीक है। और गोवर्धन मठ कहाँ पे है, पुरी, एंड दैट इज इन उड़ीसा, ठीक है। थर्ड वन जो साउथ के डायरेक्शन में था वो था श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मठ, ये कहाँ है, कर्नाटका, श्रृंगेरी मठ। और फोर्थ जो है वो क्या है, द्वारका मठ, इसे हम बोलते हैं शारदा, शारदा मठ, ठीक है। कहाँ पे, द्वारका, द्वारका आपको पता ही कहाँ है, गुजरात, ठीक है। तो अब इन्होंने 4 मठ बनाए। अब चारों मठ 4 चीज़ों से एसोसिएट, उन्होंने एक एक करके सभी मठ को एसोसिएट किया कि ये ऋग्वेद को समर्पित है, ये भी आप याद रख लीजिए। ये समर्पित है अथर्ववेद को, ठीक है। शारदा मठ जो है वो सामवेद को, और श्रृंगेरी मठ जो है वो यजुर्वेद को, ठीक है। इससे उन्होंने 4 जो युग थे उन चारों युग को भी एसोसिएट किया है। जैसे पुरी का जो युग है उन्होंने बताया इस युग को कलयुग से एसोसिएट किया। लाइक शारदा मठ को इन्होंने, द्वारका है तो आप याद कर सकते हैं द्वापर युग, ठीक है। ज्योतिर्मठ को त्रेता युग, एंड लाइक श्रृंगेरी मठ को और जो है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है युग, बट हाँ ये ऋग्वेद आपको इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 4 मठ इस्टेब्लिश किए थे, तो ये आपको याद रखने की है। और 4 मठ से मेरा मतलब 4 धाम की नहीं है, तो फिर मैं, ठीक है, 4 धाम से नहीं है। अगर मैं 4 धाम की बात करूँ तो 4 धाम आप याद कर लीजिएगा, दैट इज़ गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है, जो उत्तराखंड के अंदर है, चारों के चारों गंगोत्री। और अगर जो हिंदू धर्म में 4 जगह घूमे जाते हैं, ठीक है, 4 मठ, तो उसमें आपको बस याद क्या रखना, लाइक बद्रीनाथ है, ठीक है, पुरी है, दूसरा श्रृंगेरी मठ की जगह रामेश्वरम आप याद रख लीजिएगा, और यहाँ पे आप द्वारका याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो 4 धाम है जहाँ पे कहा जाता है कि हर हिंदुओं को एक बार घूमना चाहिए पिलग्रिमेज के लिए, ठीक है, क्लियर। तो शंकराचार्य से इतनी बात है। अब हम बात करते हैं जो फिलॉसफीज़ के बारे में मैं बात किया हूँ अभी, लाइक अद्वैता की फ़िलॉसफ़ी, द्वैता की फ़िलॉसफ़ी। तो ये समझिए कि एग्जैक्टली ये सब है क्या। देखिए इंडिया के अंदर कहा जाता है, ये आपके कल्चर में या किसी भी अच्छे एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल बीपीएससी के मेंस के लिए या फिर यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि 6 इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, दर्शन शास्त्र के बेसिकली 6 स्कूल्स हैं, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। टोटल कितने, 6। मैं इसे इसको इस तरीके से बता देता हूँ आपको 6 कौन कौन से 6 स्कूल्स हैं। देखिए पहला तो है वेदांता, इसे क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। दूसरा है योगा, तीसरा न्याय, ठीक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ठीक है, वे से सीखा, ठीक है, वेदांता, योगा, न्याय, पूर्व मीमांसा, वैशेषिका, और एक और है, और एक और फिलॉसफी है, एग्जैक्टली आएगा याद तो मैं बता दूंगा, खैर ठीक है, वो भी याद आ ही जाएगा 2 मिनट में, टेंशन नहीं है। ओके, तो ये जो वेदांता है ये बेसिकली वेदांता के भी 6 पार्ट हैं। अब 6 पार्ट क्या है, 6 फिलॉसफी है वेदांता की। जैसे पहला क्या है, अद्वैता, जिसके बारे में हमने बात किया। और अद्वैता की फिलॉसफी किसने दी, श्री शंकराचार्य, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा अद्वैता की फिलॉसफी। दूसरी क्या थी, विशिष्ट अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता।
ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, रामानुजाचार्य, ठीक है, आचार्य रामानुजाचार्य। तीसरी है शुद्ध अद्वैता, शुद्ध अद्वैता। इनकी फिलॉसफी किसने दी है? वल्लभाचार्य, ठीक है। अब बात करते हैं द्वैता। द्वैता की फिलॉसफी किसने दी है? इसकी फिलॉसफी दी है माधवाचार्य ने, माधवाचार्य, माधवाचार्य, यहाँ से डैश लगा के लिख लीजिएगा, माधवाचार्य। और फिर क्या है? भेदा अभेदा। इसकी फिलॉसफी किसने दी है? चैतन्य, CHAIT, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने। और ठीक है, और लास्ट जो फिलॉसफी है वो दी है निम्बर्ग ने, ठीक है। और इस फिलॉसफी का नाम क्या है? द्वैता, द्वैता, और एक बार और द्वैता, ठीक है, द्वैता, द्वैता। तो द्वैता, द्वैता निम्बर्ग ने, भेदा अभेदा चैतन्य महाप्रभु ने, द्वैता माधवाचार्य ने, शुद्ध अद्वैता वल्लभाचार्य ने, और विशिष्ट अद्वैता रामानुजाचार्य ने, और अद्वैता श्री शंकराचार्य ने, ठीक है। वेदांता, योगा, न्याय, पूर्व मीमांसा, विशेषिका, और ओके, एग्जैक्टली मुंह पे ही है बट याद नहीं आ रहा है। इसका एक और फिलॉसफी है 6 स्कूल की, वो आप देख लीजिएगा, गूगल करके आप देख लीजिएगा कि वो फिलॉसफी का एग्जैक्टली नाम क्या है, मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली 6 इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, और आप देख रहे हैं कि बेसिकली सबने, इसलिए कभी कभी आप देखेंगे कि जब अद्वैता लिखा जाता है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कुछ कुछ बुक्स में लिखा जाएगा अद्वैता वेदांता, विशिष्ट अद्वैता वेदांता। तो इसका मतलब है कि वेदांता, और आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं तो सभी लोग कहेंगे कि वेदांता को पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसका है सांख्य, ठीक है, ये 6th फिलॉसफी इज द सांख्य, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जो मैंने जितने भी कनेक्टिविटी थी वहाँ से आपको बता दिया, ओके। अब मुझे एक चीज़ और बतानी है, चैतन्य महाप्रभु जी से, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। एक यहाँ से एसोसिएटेड एक करंट अफेयर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संत तुकाराम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ से कंटिन्यू उठाएंगे, दैट इज संत तुकाराम, ओके। तो आइए बात करते हैं संत तुकाराम से। ये क्यों करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है? देखिए, संत तुकाराम, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनॉग्रेशन किया है संत तुकाराम शिला मंदिर का, ठीक है। ये उद्घाटन किया है उन्होंने, संत तुकाराम शिला मंदिर, और ये कहाँ किया? एक जगह है देहू, और वो जगह कहाँ है? पुणे में। तो ये याद रखिएगा, संत तुकाराम शिला मंदिर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो देहू, और संत तुकाराम को समर्पित है, ठीक है। तो एक टेम्पल बनाया गया है, पीएम ने इसका उद्घाटन किया है। अब ये जो संत तुकाराम जी थे वो बहुत बड़े इनके भक्त थे, किनके? चैतन्य महाप्रभु के फिलॉसफी पे को फॉलो करते थे। और इन्होंने जो अपनी पोएट, बेसिकली ये एक मराठी पोएट थे, ये याद रखिएगा आप, मराठी पोएट थे। और इनकी पोएट का जो संग्रह है उसको क्या बोला जाता है? अभंगा। ये बहुत बार इवन यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अभंगा किसने लिखा है, तो आप बोलिएगा कि अभंगा लिखा है संत तुकाराम ने, मराठी पोएट थे और फिलोसोफर थे। तो जो अभंगा है, करेक्ट, ठीक है, वो एसोसिएटेड किनसे है? तुकाराम से। तो अब क्या है कि एक बार की इनकी कहानी थी किसी पर्टिकुलर जगह पे, ये जो शिला मंदिर है, तो शिला क्यों बोला जा रहा है? बेसिकली एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है जो अभी एक ब्लैक कलर की मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है वहाँ पे जो पूजा स्थल है या भगवान की मूर्ति होगी, वहाँ पे संत तुकाराम जी नहीं होंगे, वहाँ पे एक शिला रखी हुई है, एक पत्थर रखी हुई है। अभी शिला से भी कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि इन्होंने अभंगा तो लिखी, पोएट तो लिखी, ठीक है, लेकिन ये सभी लोग जितने उनके इर्द गिर्द थे वो ये कहते थे कि ये चोरी किया हुआ है, ये ऑथेंटिक नहीं है। अभंगा जो आपने लिखा है ये एग्जैक्टली आपने नहीं लिखा है, ये आपकी ऑथेंटिक राइटिंग नहीं है। तो इसकी वजह से क्या था कि इन्होंने जाकर के नदी में अपनी अभंगा उसको फेंक दिया था। और ठीक और उसके बाद वो शिला, एक वहाँ पे पत्थर था जिस पे जाकर के वो बैठ गए और उसके बाद वहाँ पे तपस्या करने लग गए। और 13 दिन के बाद वो जो बुक थी, उन्होंने जो अभंगा की बुक थी उन्होंने जो फेंका, वो मंदिर, वो नदी से वापस उनके सामने प्रकट हो गई, नदी में बाहर ऊपर सतह पे तैरने लग गई। तब जा करके इनकी आँख खुली, फिर वो अभंग ले करके आए और सारे लोग वहीं पे इकट्ठा थे। तो ये हुआ कि उन्होंने ये प्रूफ किया इस चीज़ से कि अगर मेरी राइटिंग ऑथेंटिक नहीं है तो ये डूब करके कहीं बह जाती, लेकिन यहीं पे थे, ये ऊपर आ गई सतह पे। तो इसका ये प्रमाण है कि मेरी अभंगा जो है मेरे द्वारा ही लिखी हुई है, पूरी तरह से ऑथेंटिक राइटिंग है मेरी। और जिस पत्थर पे बैठ करके वो तपस्या करने लग गए थे 13 दिनों के लिए, उसी पत्थर के ऊपर क्या बनाई गई है? ये मूर्ति, ठीक है, सॉरी टेम्पल। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से एसोसिएटेड था तो मैंने ये भी बता दिया। और ये भी इसी साल की बात है, करंट अफेयर है, क्लियर।
ठीक है, जब मंदिर की बात हो ही रही है तो चलिए हम बात करते हैं कुछ और मंदिर के बारे में। नाउ जो करंट अफेयर में दैट इज वैदिक। जब इतनी वैदिक हो ही गई है तो वैदिक प्लैनेटोरियम टेम्पल। देखिए वैदिक प्लैनेटोरियम टेम्पल जो बन रहा है ये कहाँ पे बन रहा है, उद्घाटन होगा नेक्स्ट ईयर मायापुर वेस्ट बंगाल। अब ये न्यूज़ में तो है, और क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये बन जाएगी वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल, दुनिया की सबसे बड़ी टेम्पल बन जाएगी ये। इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया है, इस्कॉन। ठीक है, इस्कॉन का फुल फॉर्म आई थिंक अगर आप लोगों को पता ही होना चाहिए, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा, और CON से कंसियसनेस। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल इस्कॉन के द्वारा बनाई जा रही है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कंसियसनेस। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि मायापुर में बन रही है, वेस्ट बंगाल में। क्लियर। और अभी तक का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा है, अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर। और ये कहाँ है मंदिर, कंबोडिया में। ठीक है, टू बी मतलब अगर मैं बात करूँ सभी रिलीजन को मिला करके सबसे बड़ी मंदिर बन रही है। टेम्पल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, ये एक पूरी तरह से सभी धर्मों से रिलेटेड कोई भी उनकी जो प्रेइंग जगह होती है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ, चाहे वो मॉस्क हो, क्रिश्चियन की कैथेड्रल हो, या कुछ भी हो। सबसे बड़ी टेम्पल प्लेस है या वर्शिंग प्लेस जो है पूरी वर्ल्ड की, वो क्या बनेगी, वैदिक प्लैनेटोरियम टेम्पल। क्लियर है। अंकोर वाट कंबोडिया में इससे पहले बनी हुई थी सबसे लार्जेस्ट टेम्पल, और ये काफ़ी समय से ये लार्जेस्ट टेम्पल थी, लेकिन अब होड़ मच गई है कि कितना बड़ा टेम्पल बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि ये एक उसका उदाहरण है। और अंकोर वाट को कंबोडिया में किसने बनवाया था, ये भी आप रख लीजिए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सूर्यवर्मन। ठीक है, सूर्यवर्मन 3 जो किंग थे कंबोडिया के, उन्होंने बनवाया था। लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी टेम्पल इस दुनिया की लार्जेस्ट टेम्पल नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि विराट रामायण मंदिर बन रही है जो बन जाएगी दुनिया की लार्जेस्ट टेम्पल। और ये विराट रामायण मंदिर कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है केसरिया। केसरिया एक जगह है, कहाँ पे, ईस्ट चंपारण। ठीक है, और ये कहाँ है, बिहार। तो ये ऑलरेडी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, 2025 के अराउंड इसका भी इनाग्रेशन हो जाएगा, और ये राम भगवान को डेडिकेटेड है। क्लियर। तो ये जो बनेगा ये होगी दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर, और इसका बजट कितना है, 500 करोड़। और कौन बना रहा है, महावीर संस्थान, जो पटना की महावीर संस्थान है वो इसका कंस्ट्रक्शन करवा रही है। तो ये बातें अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बात। तो केसरिया जगह पे विराट रामायण मंदिर बनेगा। तो टेम्पल से रिलेटेड ये भी करंट अफेयर हो गया जो इस बार था। तो हमने डिस्कशन कर लिया आपको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में, स्टैचू ऑफ यूनिटी वननेस के बारे में, श्री शंकराचार्य जी के बारे में, उनकी फिलोसफीज़ के बारे में, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में, अद्वैता से लेकर के सारी चीज़ों के बारे में, भक्ति मूवमेंट के बारे में हमने बात कर लिया। उसके बाद वैदिक प्लैनेटोरियम टेम्पल की बात कर ली, विराट रामायण मंदिर की बात कर ली, और अब हम बात करेंगे एक और टेम्पल की जो न्यूज़ में है और वहाँ से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आइए उस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल ही देते हैं। तो इस बार जो टेम्पल में न्यूज़ में है वो है होयसला टेम्पल, होयसला टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये कहाँ है, कर्नाटका। ठीक है, ये कर्नाटका है, होयसला टेम्पल कॉम्प्लेक्स। सो बेसिकली यहाँ पे 3 मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो बेलूर टेम्पल, दूसरा है हेलेबीड टेम्पल, और तीसरा है सोमनाथपुरा। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली ध्यान दीजिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भारत की जनता को ये बताया है कि ये तीनों जो टेम्पल हैं होयसला टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर, दे आर नाउ नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसका मतलब क्या कि हो सकता है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में इस टेम्पल, इन तीनों टेम्पल या इस पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल जाए। और नॉमिनेटेड का मतलब क्या है वो मैं तुरंत आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली ये जो वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का जो हमें टैग मिलता है वो कैसे मिलता है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि किसी देश के अंदर ऐसी मॉन्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कल्चरल रूप से, हिस्टोरिकल रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो है तो वो क्या करेंगे, एक होती है टेंटेटिव लिस्ट,
तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, टेंटेटिव लिस्ट में उस पर्टिकुलर टेम्पल को या आर्किटेक्चरल या मोनूमेंट्स को उस टेंटेटिव लिस्ट में डालेगी। अब ये टेंटेटिव लिस्ट हर कंट्री के लोग अपने अपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मोनूमेंट्स हैं उसको इस टेंटेटिव लिस्ट में डालते हैं। अब इसकी बात मैं कहूँ तो ये जो पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये भारत सरकार ने 2014 में ही जो वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन है उसकी टेंटेटिव लिस्ट में इसको डाल रखा था, और अब इतने साल जा कर के बाद ये नॉमिनेटेड गया, तो ये टेंटेटिव लिस्ट में। अब होता क्या है, यहाँ पे दो बॉडीज़ होती है, ठीक है। एक बॉडी का नाम है इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट काउंसिल, ठीक है, और दूसरा है IUCN। अब ये दो बॉडी, ये जो सभी पक्षियों को या रेड बुक निकालती है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है वो। अब ये दोनों क्या करती है कि जितने भी टेंटेटिव लिस्ट में मॉन्यूमेंट्स है उसको रिव्यू करती है, और रिव्यू करने के बाद वहाँ से जो भी उनको होता है तो उनको वो नॉमिनेट करती है आगे जा कर के। तो इसका मतलब क्या कि अभी टेंटेटिव लिस्ट में था, अब इन दोनों बॉडी ने उसको जॉइंटली पास कर दिया इस पर्टिकुलर टेम्पल कॉम्प्लेक्स को, और उसको नॉमिनेटेड का टैग दे दिया गया, ठीक है। अब ये नॉमिनेटेड हो जाने के बाद ये अब एक और बॉडी आएगी, दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन, और ये जो बॉडी है वो किसके अंडर आती है, ये आती है यूनेस्को के अंदर, ठीक है, यूनेस्को के अंडर। क्लियर। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन क्या करेगी, इन्हीं जितने में से नॉमिनेटेड है उसमें से कुछ को सेलेक्ट करेगी और उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देगी। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग प्रोवाइड करेगी वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन। कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में कमिटी भी दिख सकती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर सेम, ठीक है। तो अभी मतलब हम लोग इस स्टेज पे आ गए हैं, ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इस स्टेज पे आ गया। उसके बाद अब वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन की बात है कि वो किस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट देते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, देखिए इससे क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि बेलूर का टेम्पल जो है उसका नाम क्या है। देखिए इस टेम्पल का नाम है चिन्ना केशवा टेम्पल, चिन्ना केशवा टेम्पल, ठीक है। किसने बनवाया था, विष्णुवर्धन, 11वीं सेंचुरी, ठीक है। दूसरा आता है हलिबेट टेम्पल, इस टेम्पल को होयसालेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको किसने बनवाया, इसको भी विष्णुवर्धन ने ही बनवाया, ठीक है। तीसरा आते हैं सोमनाथपुरा टेम्पल, तो इसको कहा जाता है केशवा टेम्पल, और इसको किसने बनवाया था, तो मैं थोड़ा सा इधर हटा रहा हूँ, इसको बनवाया था सोमनाथ दंडनायक, ठीक है। नरसिम्हन III के बेसिकली ऑफिसर थे दंडनायक, आप जानते हैं जो सजा देते हैं, तो सोमनाथ दंडनायक ने बनवाया था। क्लियर। अब क्या इंपॉर्टेंट इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो देखिए ये तीनों या फिर पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे जितने भी टेम्पल है वो किस टेम्पल स्टाइल में बने हुए हैं, वेसारा टेम्पल या आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने हुए हैं, ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल में। तो ये याद रखिएगा। अभी वेसारा है क्या, तो बेसिकली इसको हाइब्रिड आर्किटेक्चरल फॉर्म भी बोला जाता है। इसका मतलब हाइब्रिड का मतलब क्या, देखिए नागर शैली और प्लस द्रविड़न शैली, ये दोनों शैली को मिला करके बनती है। नागर शैली नॉर्थ की है, ये आपको पता होना चाहिए, द्रविड़न साउथ की है। तो ये जो वेसारा स्टाइल में जितने भी टेम्पल्स बनते हैं वो दोनों के कहीं ना कहीं मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अपने आप में कल्चर या मिडावल हिस्ट्री से, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और इस बार न्यूज़ में भी है, तो भी आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर एक और करंट अफेयर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत रोल हो जाता है, ASI, दैट इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, करेक्ट है, ओके। अब फटाफट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हड़प्पा की खोज करी, ठीक है। तो मुझे ये बात बताइए कि मोहनजोदाड़ो को सबसे पहले किस इंसान ने उसकी डिस्कवरी की थी। जैसे हड़प्पा का तो दयाराम साहनी है, सेम उसी तरीके से मोहनजोदाड़ो को किसने ढूंढ के निकाला, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट। दूसरा क्या है कि इसको इस पर्टिकुलर ये जो बॉडी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कब स्टार्ट हुई थी, 1861 में, और किसने स्टार्ट करी थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम है, वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1861। ये याद रखिएगा डेट, और ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। अब इनका काम था कि भारत देश में जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उसकी प्रोटेक्शन करना, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाना,
खुदाई करना, आर्कियोलॉजी सर्वे करना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को उसके बारे में इन्फॉर्म करना, एटसेट्रा, ये इनके वर्क थे ना। लेकिन पहले ये कानून में नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये कानून बन गया। कब से ये बन गया कानून? इसके अंदर इसको एक स्टैच्यूरी बॉडी का टैग दिया गया, क्योंकि पहले कोई स्टैच्यूरी बॉडी नहीं थी। स्टैच्यूरी बॉडी आपको पता है जो लॉ के अंदर आती है, किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। तो स्टैच्यूरी बॉडी नहीं थी, बट इस बॉडी को स्टैच्यूरी स्टेटस कब दिया गया? मैंने आपको बताया था कि कानून बनी थी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, ठीक है। एक्ट 1958 में बना था, और इसी टाइम के बाद से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैच्यूरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ऑटोनोमस बॉडी है बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इस पर्टिकुलर एक्ट को 2010 में अमेंड किया गया था, ठीक है, अमेंडेड। तो क्या हो गया था? एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट क्या बदल गया था? 1958 की जगह क्या हो गया था? 2010। अब न्यूज़ में क्यों है ये? क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, AMASR अमासर 2022 बिल 2000, इसको ऐसे लिख देता हूँ, अमेंडमेंट बिल 2022। अभी भारत सरकार ने एक बिल पार्लियामेंट के अंदर टेबल किया और कुछ चेंजेस इस पर्टिकुलर एक्ट में करने की कोशिश है, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसके? जो लोग हिस्टोरियंस के हो रहे हैं, जो लोग इस पर्टिकुलर पुरातत्व शास्त्री लोग हैं, उन लोगों की तरफ से विरोध देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 2010 में जब अमेंड किया गया था तो सारे आर्कियोलॉजिकल या एंशिएंट मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ क्लॉजेज ऐड किए गए थे। उसमें एक क्लॉज था 20A, ठीक है, 20A। अभी 20A क्लॉज क्या बोलता था कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे एक टेम्पल है, ठीक है, तो इससे 100 मीटर की दूरी पे जो एरिया है उसको टैग क्या दिया गया? प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब कि 100 मीटर तक के इस पूरी रेडियस में किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक प्रोटेक्टेड एरिया है। और यहाँ से 300, इस पर्टिकुलर जगह से 300 मीटर की दूरी तक का जो एरिया है, ठीक है, अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये एरिया कहलाया जाएगा रेगुलेटेड एरिया। मतलब सरकार के परमिशन के बाद कुछ एक्टिविटीज़ की जा सकती है, लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, होटल्स बन सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस बार का जो एक्ट क्या कहती है, ये जो 100 मीटर का प्रोटेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट था, इसको हटा दिया जाएगा और सिर्फ रहेगा क्या? 100 मीटर टू 200 मीटर का बस होगा उस पर्टिकुलर टेम्पल एरिया से, जिसको सिर्फ एक नाम से जाना जाएगा, वो होगा रेगुलेटेड एरिया, ठीक है। मतलब क्या कि इस और पर्टिकुलर एक्ट क्या कहती है, जो अभी बिल थी वो क्या कहती है बिल, कि अब मान लिया जाए 100 मीटर से 200 मीटर्स के बीच में एक एक्सपर्ट कमेटी किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को परमिशन दे देगी। और जो भी हिस्टोरियंस है या पुरातत्व शास्त्री है, आर्कियोलॉजिकल एक्टिविस्ट लोग हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं कि अगर इसके इर्द गिर्द किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जाएगी तो उससे पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को भी खतरा होगा, उसकी फाउंडेशन भी होगी, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से है। तो कहीं ना कहीं जो हम मॉन्यूमेंट है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन सरकार है कि नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ को इस पूरे साइट के आसपास टूरिज्म, होटल एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों को बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करने के लिए परमिट करना चाहती है, क्योंकि लैंड की कमी है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, और जहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा इस वजह से। लेकिन आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि अगर ताजमहल के, जस्ट एक एग्जांपल है, ताजमहल के आसपास अगर 100 मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करने लग जाए तो इससे ताजमहल को कितना पॉल्यूशन होगा, कितना ज़्यादा उसकी फाउंडेशन डैमेज होगी, कि ब्लास्टिंग करी जाएगी, ड्रिलिंग करी जाएगी या माइनिंग करी जाएगी किसी भी तरीके से, तो ये सब चीज़ें कितना इम्पैक्टफुल होगी। लेकिन अलग बात है कि ताजमहल में नहीं होगा, क्योंकि जिस पर्टिकुलर साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया जाता है वो फिर इंडिया के लॉ से गवर्न नहीं होती है। वो गवर्न किस चीज़ से होती है? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो जिसका इंडिया भी एक पार्टी है, उससे होती है। तो इस वजह से जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके इर्द गिर्द तो आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उनके लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक पूरे इंडिया में टोटल कितने आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट या आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं? तो टोटल 3400। तो इसका मतलब क्या है कि, और अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना, ये भी आप याद रख ही लीजिए कि टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। टोटल कितनी साइट है? 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्लियर? ठीक है। तो अब 40 को छोड़ दीजिए आप, तो उसके अलावा इतने सारे बच जाएंगे, तो वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये आपको याद रखना है कि क्या चेंजेस किए गए थे सेक्शन 28A और क्या किया गया था 100 मीटर। ये आपको BPSC में या UPSC के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है, तो दैट्स वाई इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है। अच्छा,
शायद एक क्वेश्चन मैंने करवाया हो या नहीं करवाया, तो मैं लगे हाथ करवा ही देता हूँ। अब आपको पता होगा कि इस बार 3 सिटीज़ को इंडक्ट कर लिया गया है किस चीज़ में, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग सिटी, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी यूनेस्को ने। यूनेस्को की एक नेटवर्क है बेसिकली जिसे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी बोला जाता है। इसमें इंडिया की 3 सिटीज़ का नाम आया है, एक तो नीलाम्बुर, थिरुसुर, ये दोनों कहाँ हैं, केरला में, और एक है वारंगल, ये कहाँ है, तेलंगाना। ठीक है, तो वारंगल तेलंगाना में, नीलाम्बुर थिरुसुर केरला, इन 3 को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ का टैग दिया गया है यूनेस्को के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर थी आज टेम्पल से रिलेटेड या आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड और भी होगी, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ इनपुट या वैल्यू एडिशन कर पाएगा। अगर वैल्यू एडिशन कर पाएगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी करें कि हम और अच्छा कंटेंट आपके सामने बना पाएँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।